साथियों, इस देश के भीतर न कोई पड़ताल होती है, न कोई इंक्वायरी बैठती है, न ही कोई जांच, न ही कोई सी फाइल को खोल करके देखा जाता है कि दरअसल किस धंधे के जरिए इस भारत देश में किस तरीके की लूट की जा रही है। दुनिया भर के अखबारों के अंदर सब कुछ छपता है, लेकिन भारत सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। भारत सरकार की तमाम जांच एजेंसियां भी बिल्कुल आंख मूंदे रहती है। यह कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें लूट की खुली छूट किसी को दे दी जाती है? क्या यह ब्लैंक चेक है, या फिर इस दौर में जो देश के पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के बड़े कॉरपोरेट हाउस को, अडानी जी को उसके हाथों में दे दिया, और उस फाइल को खोलेगा कौन और फाइल खुलेगा कहां और कैसे? क्या हम सब कुछ सत्ता में आएंगे तो वो फाइल खुलेगी? जी, फाइल तो खुलेगी ही, कार्रवाई तो होगी। और इस परिस्थिति में किस तरीके से देश नहीं चल सकता जब किसी की फाइल के ऊपर जब कोई गजट सरकार के ना हो, कोई ये मान बैठे कि सरकार ने ब्लैंक चेक उस शख्स को थमा दिया है। तो दरअसल इस जिक्र है अडानी के कोयला के कांड का, जो कि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के में हर एक एस्पेक्ट को लेकर के छपा है। और हम जो आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी उसी अखबार के उसी पन्ने को उठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहुंचा था, और वहीं पे एक पत्रकार ने उनसे सवाल कर दिया कि क्या कोई कार्रवाई होगी? आप जब सत्ता में आएंगे तो क्या कुछ करेंगे? और उसके बाद राहुल गांधी ने सिर्फ संकेत इस तौर पे पूरे खुले तौर पे कर दिया कि फाइल सब खुलेगा, जांच हर किसी का किया जाएगा। और ये प्रक्रिया अगर देश के भीतर में राहुल गांधी ने जो जिक्र किया, कहा, जो कि हमने संसद भवन के भीतर सार्वजनिक सभाओं के बीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच भी जितने मुद्दे इस तरीके से लगातार उठाए हैं, कैसे करप्शन किया जा रहा है और सरकार कोई जांच करती ही नहीं है, करवाती ही नहीं है, तो क्या यह नाम नहीं मान लिया जाए कि ये उनको ब्लैंक चेक थमा दिया गया है? दरअसल कोयला गेट के साथ साथ 12,000 करोड़ के घोटाला का जो जिक्र है, जो अखबार के रिपोर्ट में छप गया, और उसमें सिलसिलेवार तरीके से इस बात का भी जिक्र है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो बिचौलिए, जो दलाल बैठे हुए, उनकी भागीदारी कैसे होती है, कितना होता है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से इंडोनेशिया के भीतर से जहाज में कोयला लाद करके जब गुजरात के मुंद्रा कोट पर पहुंचता है तो उसके बाद से उसकी कीमत कैसे बढ़ जाती है, और इस देश के भीतर में जब कोयला और बिजली की कीमत कितनी बढ़ी है और उसका लाभ जो है कैसे सरकार ने अपनी नीतियों के आश्रय ही, और किसी को नहीं, दरअसल अडानी को पहुंचाता है। तो इसका फाइनेंशियल टाइम का इस रिपोर्ट के आश्रय जो राहुल गांधी ने ये जो आज बिल्कुल जरूरी समझ बैठा कि ये संकेत देना चाहिए इस देश के भीतर में कि बहुत दिनों तक यह स्थितियां नहीं चल पाएगी, और इसीलिए भी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के बैठक बीच में छोड़ करके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी करने के सामने आ गए, और उसके बाद से उन्होंने जिन बातों का कहा, यह पहला हिस्सा ये था कि दुनिया भर के अखबारों में किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, तो सरकार ने क्या वाकई ब्लैंक चेक अडानी को थमा दिया है? जरा उनकी बातों को आप सुन लीजिए। और ये मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, ये मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है। अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अडानी जी। तो फाइनेंशियल टाइम के इस रिपोर्ट के आश्रय ही जो पीएम मोदी और कॉरपोरेट हाउस गौतम अडानी जी के बीच का जो रिश्तों का जो पूरा खेल है, यह राहुल गांधी उसे उदाहरण के लिए, खोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन सवाल उठता है कि फाइनेंशियल टाइम्स में ऐसी कौन सी बात है जिसके बाद पहली बार राहुल गांधी ने खुले तौर पर संकेत दे दिया कि सत्ता में अगर आएंगे तो जांच करेंगे, इंक्वायरी होगा। और अगर यानी पूरी एक प्रक्रिया का, प्रकरण का जिक्र कर दिया संकेत में ही कि अगर आए तो फिर जेल तो सबको ही जाना पड़ेगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है भारत देश के भीतर जिसमें लग रहा है कि दो हिस्सों में करके इस चीजों को समझना चाहिए कि फाइनेंशियल टाइम पहली बार ऐसा संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय दलाल, ये बिचौलिए जो होते हैं,
उनकी भागीदारी खुले तौर पर हो रहा है। जो ऑफशोर मनी होती है, जो ब्लैक मनी होती है, वह भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से इस देश के भीतर में रेंगता है, ट्रेवल करता है, लेकिन देश ने, सरकार ने इस पे आंखें मूंद रखा है। इस बात का जिक्र शुरुआत में 32 महीने का और उसके बाद 2 साल यानी 24 महीने और का भी जिक्र था, जिसमें पूरी रकम मिला करके तकरीबन 12,500 करोड़ के पूरे घपले घोटाले का जिक्र किया गया था। कैसे कीमत बढ़ाई गई जुलाई 2019 के भीतर, आप याद कीजिए तो असल खेल इस देश के भीतर में शुरुआत होती है। और जब दूसरी बार इस देश के भीतर भाजपा सत्ता में आती है और पीएम मोदी फिर अगले 5 साल के लिए चुन लिए जाते हैं, और उस समय से शुरुआत होकर के 2021 के भीतर में 32 महीने के भीतर लगातार जो खेल किया जाता है उसमें 30 शिपमेंट इंडोनेशिया से आते हैं, और वो शिपमेंट के जरिए उसमें तमाम तरह के शिपिंग के दस्तावेज होते हैं, इंश्योरेंस के होते हैं, कोयले की कीमत का भी जिक्र किया जाता है उसमें, और डल एरिया ट्रांसपोर्ट उसके जरिए 74,820 टन कोयला जो पहली बार जनवरी 2019 के भीतर रवाना होती है। लेकिन पैसे का खेल 2019 के चुनाव के रिजल्ट यानी परिणाम के बाद शुरुआत होता है। मुद्रा कोट पर जब वो पहुंचता है, जो कि मुद्रा कोट गुजरात के भीतर में है, जब वहां पर कीमत तकरीबन 1.9 मिलियन डॉलर होती है, लेकिन मुद्रा कोट पर पहुंचते हुए कीमत हो जाती है 4.3 मिलियन डॉलर। और इसी तरीके से शिपमेंट कंटिन्यूअसली उसके बाद लगातार चलते रहता है और 2000 शिपमेंट और हो जाते हैं। कीमत वहां पे लगती है 139 मिलियन डॉलर, और यहां आते आते वो कीमत बढ़ करके हो जाता है 215 मिलियन डॉलर। इस तरीके से बढ़ता है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 3 बिचौलियों जो कि मिडिल में जो है, उनकी तीनों का नाम लिया गया। वो एक है ताइपाई के, दूसरा कॉमर्ड जो कि दुबई से एक जुड़े हुए हैं, तीसरा पैन एशियन ट्रेड लिंक है जो सिंगापुर से जुड़ा हुआ है। सवाल यहाँ पे होता है कि इस समय में जो सरकार ने लगातार कहा कि जितने भी सेल कंपनियां थी, ऑफशोर मनी थी, और सब पे सरकार ने रोक लगाई, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए जरा आप निकल करके देखिएगा कि जुलाई 2021 के बाद से जो इंपोर्ट के हिसाब से जानकारियां दी जा रही थी, उसमें अडानी समूह ने कोयला स्रोत के लिए जो संस्थानों को कुल भुगतान किया वो 4.8 बिलियन डॉलर का। और वो कैसे बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ता है, ये पूरा का पूरा काला कच्चा चिट्ठा ये पूरा खुल करके सामने आया। जब 3 नाम जो बताए, 2 नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया, जिसका रिपोर्ट राहुल गांधी अपनी बातों में भी कहना चाह रहे थे कि कोई जांच होता क्यों नहीं है, और उसके पीछे जो रिपोर्ट के भीतर जो था, जो दरअसल हाई लिंगोस से जो आयात किया गया, वो दरअसल प्रोप्राइटर है, ताइवानी बिजनेसमैन है चांगचुंग लिंग, या अडानी जी के 3 लिस्टेड कंपनी में सबसे बड़े शेयर धारक के तौर पर 2011 में ही जुड़ गए थे उनसे। और दूसरा जो पैन एशिया है, ये सिर्फ अडानी ग्रुप ही इनका एकमात्र ग्राहक भारत के भीतर में है, दूसरा कोई नहीं, यानी जुड़ाव नजदीकी इतनी ज्यादा है। इसलिए भी राहुल गांधी ने पहली उंगली इसलिए भी उठाई कि इसकी जांच क्यों नहीं कराई जाती है, और इसके पीछे ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस देश के भीतर में हर कोई ये पता चल चुका है। जरा इस बात को सुन लीजिए आप। अडानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अडानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है। दरअसल ये जो जांच का जो मुद्दा है इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इस समय में जांच की अगर फाइल खुल गई तो वो फाइल सिर्फ एक कॉरपोरेट हाउस और उसके तमाम बिजनेस को लेकर के ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र किया जा रहा है क्या ब्लैंक चेक उसको दे दिया गया है, तो ब्लैंक चेक देने के साथ साथ कुछ नियम कायदे भी इस देश में उसके अनुकूल बनाने की परिस्थिति में सरकार आकर के खड़ी हो गई है। तो क्या जिस बात का जिक्र राहुल गांधी करना चाहते हैं
कि फाइल अगर खुलेगी, जांच होगी, तो क्या उस फाइल में और जांच के साथ में यह भी कहा जाएगा और यह भी बात बिल्कुल सामने आएगी कि किस तरीके से इस देश के भीतर में खनिज संसाधनों को लेकर के नियम कायदे बदले गए हैं। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय खनन नीति जो बना उसको भी 2 साल के भीतर में ही कैसे पलट दिया गया, बदल दिया गया, कैसे कोल ब्लॉक्स जो किए जाते थे उसको लेकर के भी नियम कायदे को चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। अगर बेग लगाने कोई नहीं पहुंचा या फिर ऐसे हालात बना दिए गए कि बेग लगाने कोई अगर नहीं पहुंचे तो एकमात्र शख्स हो कोल ब्लॉक उसको देते चले जाइए। क्या इस देश के भीतर में जिसके पास कोयला खदान है, जिसके पास कोयला को लाने ले जाने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथे थमा दिया गया है, उसी के पास है, ये चाहे वो पोर्ट के जरिए आए, चाहे वो एयरपोर्ट पे आए, चाहे रेलवे के जरिए ट्रेवल कर रहा हो देश के भीतर, या फिर उसी के पास अगर पावर प्लांट का भी लाइसेंस मिल गया और नियम कायदे उसी के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो यह फाइल कैसे खुलेगा? जरा इस बातों को समझने का इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस समय में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, अगर उस समय को जरा याद कीजिएगा तो उस समय इस देश के भीतर में कोयले का संकट एकाएक आकर के देश के सामने खड़ा हुआ था और भारत देश के भीतर के जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट होते वहां पे ये संकट और ज्यादा गहरा गया कि कैसे स्थिति बिगड़ गई। कोल इंडिया की लापरवाही कह दीजिए या फिर उसके भीतर का भ्रष्टाचार कह लीजिए, आप जिस भी परिस्थिति में कहिएगा, निशाने पे कोल इंडिया भी उस टाइम था। लेकिन यह भी समझना होगा यहाँ पर भारत देश के भीतर कोयले का संकट और कोयला बाहर से लाया जा रहा है, सरकार इसकी इजाजत दी, परमिशन दी, कीमत मनचाहे तरीके से लिया जा रहा है, जबकि दुनिया के 5 बड़े कोल उत्पादकों में से भारत एक है। अगर पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे चीन है, तो भारत भी 5वें नंबर पे खड़ा है। और ये परिस्थिति बिल्कुल क्लियर बतलाती है कि भारत देश से पहले ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और अमेरिका है। और भारत देश कोल इंडिया की जो जानकारी निकल के आ रही है उसके हिसाब से 300 अरब टन का भंडार जो है वह भारत देश के अंदर है। और कोल इंडिया ये कह रही है कि लापरवाही थी, सरकार की नीतियां सरकार कॉरपोरेट के अनुकूल कर रही थी। ये कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि इसके जरिए एक बात और आप जानिए कि अगस्त 2020 के भीतर खनन मंत्रालय ने पहली बार खनन और खनिज अधिनियम 1957 जिसको MMDR एक्ट कहते हैं उसमें 9 बड़े बदलाव किए और इस बदलाव के प्रभाव 2 ही सबसे बड़ा था। पहला प्रभाव इस देश के भीतर में अंदर में जो निजी कंपनियां हैं वो अब भारत के प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसके भारत के खनिज संसाधनों पे कब्जा कर सकती है और उस कब्जा करने की प्रक्रिया में कोई भी रुकावट उनके सामने नहीं होगी। और भारत देश के भीतर छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, झारखंड, यहाँ पर जो आदिवासी हैं, जो जंगल हैं, जो नदियां हैं, जो पर्यावरण है, सब पर प्रभाव पड़ा और बड़ा महत्वपूर्ण है जब ये परिवर्तन लाया गया और इस परिवर्तन को बताया गया कि यह राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट जो है वही सारी चीजों का वहन करेगा। और जो एक राष्ट्रीय खनन नीति बनी थी और देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इस देश के मिनरल्स को लेकर के कहता है, वो सबसे हट करके ये MMDR एक्ट को ही बदल दिया गया। किसी को आपत्ति दर्ज अगर करानी है तो 10 दिन का समय दे दिया गया, वो भी कोरोना के समय में। सामान्य तौर पर 30 दिन लगभग दिया जाता है लेकिन उस समय में सिर्फ 10 दिन का दिया गया। यहाँ पे बिल्कुल भी साफ कुछ बातें समझना चाहिए कि क्या वाकई जिस बात का जिक्र है कि कॉरपोरेट के हाथों में इस देश की समूची संपत्ति सौंप दी गई और इस फाइल को खोलेगा कौन? और ये फाइल अगर खुलेगी तो सवाल कॉरपोरेट का ही नहीं होगा, सवाल तो सरकार का होगा, उसकी नीतियों का होगा, उसके ब्लैंक चेक का होगा। और इसीलिए वह घबराती और कतराती है कि कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, क्योंकि जो एक्ट में परिवर्तन किया गया उसमें पहला लाइन था कि खनन से जुड़ी प्राइवेट कंपनी को खदानों के साथ संभावित खदान क्षेत्रों की जांच पड़ताल की अनुमति दी जाती है और इस पर जो रिसर्च करने को कहेंगे उसका खर्चा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट यानी भारत सरकार इसको उठाएगी। इससे पहले अभी तक किसी भी खदान में किसी भी योजना, किसी भी चिन्हित जो किया गया था कि यह कोर खनन क्षेत्र है, उसमें या उन जगहों के सटे हुए जगहों पर प्राइवेट पार्टी को जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। और जो उनको इजाजत अब मिल गई और जो प्राइवेट कंपनियों को इजाजत मिल गई तो पूरी तरीके से उन्हें खनन के लाइसेंस कैसे दिए जाएंगे, अब इसका भी फैसला वही करने लगे। और कंपनी अगर लीज पे जो जमीन को लेती है
उस दायरे में आदिवासी रह रहा है, चाहे चाहे नदी पड़ रही है, जंगल पड़ रही है, उससे बेफिक्र होकर के वो कहीं भी खनन कर सकता है, करवा सकता है। इसको कानूनी तौर पे सही माना गया। और यहाँ पर सवाल उठता था कि जो स्थिति इससे पहले कैप्टिव और नॉन कैप्टिव खदानों को लेकर के उठा था, उसका भी अंतर खत्म किया गया। जो खनिज के ब्लॉक थे उसको व्यावसायिक खनिज के लिए प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया गया। होते होते ऐसा हुआ कि ये स्टैंप ड्यूटी तक कम कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एक बना दिया गया, जिसके जरिए जनता के हितकारी जो नीति होती थी उसके भी मूल उद्देश्यों को खत्म कर दिया गया। तब एक सवाल उठा कि उससे एक साल पहले 2019 में सुप्रीम कोर्ट के भीतर के जो दिशा निर्देश आए थे, जो राष्ट्रीय खनिज नीति बनी थी, उसको भी इसके जरिए बदल दिया गया, उलट दिया गया। जो नया एक्ट पास हुआ और एक ऐसी परिस्थिति बन गया कि भारत देश के भीतर राष्ट्रीय खनिज नीति और संविधान के खिलाफ की परिस्थितियों ने उन्हें सभी प्राकृतिक संसाधनों पर जो लिखा गया है जो संविधान में कि हमारी साझा राष्ट्रीय विरासत है, वह भी प्राइवेट निजी विरासत के तौर पे चली गई। सवाल 12,000 करोड़ तक का ही नहीं है, सवाल उस पूरे फाइल खुलने तक का है, उस पूरे जांच प्रक्रिया का है, जिसके जरिए इस देश के भीतर में जो प्राइवेट निजीकरण का जो राष्ट्रीयकरण जो जोड़ा गया, जो उसके हवाले किया गया। और यह स्थिति जो बिल्कुल चौंकाने वाला इसलिए भी है कि इस देश की भारत देश के भीतर में दर्जन भर ऐसे खदान है जो अडानी जी के पास है। इस देश के भीतर में लगभग सारी परिस्थिति प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई है। इस देश के भीतर में जो पावर प्लांट्स है, अगर उस पर जरा ध्यान दीजिएगा तो पावर प्लांट्स में भी गुजरात के भीतर मुद्रा पावर प्लांट है 4,620 मेगावाट का, महाराष्ट्र के भीतर तिलोरा है जो 3,000 मेगावाट का लगभग है, राजस्थान के भीतर में कवाई है 1,320 मेगावाट का है, कर्नाटक के भीतर ओटिप का है पावर प्लांट जो कि 1200 मेगावाट का, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में और रायपुर में भी दोनों जगहों पे पावर प्लांट है 600 मेगावाट का और 1,370 मेगावाट का। मध्य प्रदेश के भीतर में सिंगरौली में 1200 मेगावाट का है, ये सभी कोयले से चलते हैं। और झारखंड में जो पावर प्लांट लगाया गया जिसकी बिजली बांग्लादेश को दी गई है, वो भी कोयला से ही चलता है। तो कोयला कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, भारत के भीतर खनन कैसे किया जा रहा है, उस कोयले के जरिए कोल इंडिया क्या कर रहा है। कोल इंडिया अगर अपने तौर पर सरकार के अनुकूल ही अगर चल रहा है और सरकार कॉरपोरेट के अनुकूल चल रही है तो स्थितियां कितनी नाजुक हो जाएगी कि ये इस देश में पार्लियामेंट के भीतर भी हल्ला, कोयला के लिए हल्ला कमी हो गई तो बाहर से लाइए, कीमत जो मिले ले आइए। इस सारी जो परिस्थितियां की फाइल अगर खुल जाती है तो क्या इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि इस देश के भीतर के राष्ट्रीय संपत्ति को भी निजी हाथों में दे दिया गया, सरकार इसके जरिए सौंप करके अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ा लेती है। और राजनीतिक ताकत को पाने के लिए ही जो एक बड़ी पूंजी इस समय में चाहिए होती है राजनीतिक दलों को, जहां हम लोगों ने चुनाव पे जो खर्च होता है, जो विधायक सांसदों को खरीद फरोख्त होती है, ये इन तमाम परिस्थितियों में जो ताकत सर्कुलेट होकर के बाहर आती है, यानी भारत देश के लोकतंत्र जिस चुनाव के ऊपर टिका हुआ, चुनाव के पीछे की जो लगी हुई पूंजी होता है, वह पूंजी से जुड़ा हुआ जो कॉर्पोरेट होता है, उस कॉर्पोरेट का जो सत्ता के जरिए मिला हुआ ब्लैंक चेक होता है, अगर उस पूरी साइकिल को समझिएगा, पकड़िएगा तो बहुत सारी चीजें आपके सामने साफ होगी। लेकिन फाइनेंशियल टाइम के इस रिपोर्ट का मतलब ही नहीं। सवाल तो यह भी होता है कि इस फाइल को खोलेगा कौन, और क्या इस देश के भीतर में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन चुकी है कि इन हालातों को सुधारा कैसे जाए। क्योंकि एक सवाल राहुल गांधी से और भी पूछा गया, जब इस देश के भीतर के जो कॉर्पोरेट घरों हैं, जो इस देश के भीतर में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाले हुए, खुद राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि हर क्षेत्र में इस दौर में अडानी जी का जुड़ाव है, चाहे वो रेलवे की बात कीजिए, चाहे वो एयरपोर्ट्स का बात कीजिए, चाहे पोर्ट्स का बात कीजिए, चाहे इस देश के एफसीआई गोडाउन का ही पैरेलल के अंदर गोडाउन्स को ही आप बात कीजिए, चाहे खेती से जुड़ी हुई चीजों की बात कर लीजिए, स्टील को ले लीजिए, ड्रोन को ले लीजिए, कुछ भी चर्चा कर लीजिए, सब एक ही के पास है। तो एक सवाल बनता है कि आप किसको रोकिएगा, कैसे, कहां रोकिएगा। क्या बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में कोई अगर है, अगर लगता है अगर सत्ता 2024 में बदल जाएगी तो अगर हम फाइल खोल देंगे। जब कोयले का जिक्र होता है तो इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर जब राष्ट्रीयकरण किया था, तो राष्ट्रीयकरण के बाद इस देश के भीतर में
जो माइंस को लेकर के प्राइवेटाइजेशन है, जिस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन था प्रॉफिट कमाने के लिए, जो सारी परिस्थितियां होती थी उस समय की, वह एक ही झटके में नेशनलाइजेशन के साथ बंद कर दी गई और उसके बाद कई रास्ते ऐसे नए खुल गए। लेकिन दोबारा से वह स्थिति अगर इस देश के भीतर में आ गई तो क्या, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इसका जवाब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास से ऐसा जवाब नहीं मिलता। यहाँ तक कांग्रेस भी नहीं जवाब दे पा रही, क्या सारी चीजों के नेशनलाइजेशन की जरूरत अब फिर से आ गई है? क्योंकि इस देश के भीतर में डिस इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो पब्लिक सेक्टर को जो सेल किया गया, इस देश के भीतर में जो बैंकों की परिस्थिति जो घट करके उससे पहले बेचना, कुछ को मर्ज कर देना एक दूसरे में, और विदेशी बैंकों के लिए भारत के बैंकों की किताब को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ करते चले जाना, और आंकड़े तो अब 25 लाख करोड़ तक के आगे आ गए हैं। इतना माफ कर दिया गया है भारत देश के भीतर। ये सारी परिस्थितियां क्या ये बतलाती है कि इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक तौर पर कोई यह कहे कि हम सत्ता के भीतर जब आएंगे, सत्ता में आएंगे तो इस देश में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट और प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, सिमटा हुआ है, उसको इस देश की संपत्ति दोबारा बना देंगे और राष्ट्रीयकरण की एक नई परिस्थिति को गढ़ेंगे। और इस देश के भीतर में सेकेंड स्टेज में 21वीं सदी में ही सही, लेकिन 2024 में के लोकसभा चुनाव के बाद ये सही हो जाएगा। और ये उससे ज्यादा एक और बड़ा सवाल होता है कि अगर इस परिस्थिति के साथ, अगर मौजूदा समय में, इस समय में राहुल गांधी अगर संकेत दे रहे हैं कि हाँ फाइल खुलेगी, जरूर खुलेगी, जांच होगी, जरूर होगा, इससे और भी खौफनाक परिस्थिति इस बात को कह करके बता रहे हैं कि देखिए जब ना फाइल खुलेगी ना जांच होगी, हम तमाम जगहों पे उठाएंगे, लेकिन लगता ऐसा है कि मुनाफे का एक ब्लैंक चेक थमाया गया है। यह परिस्थिति इस देश के लिए कितनी विकट हो सकती है, इसको लेकर के आखिर के 4 सवाल बहुत बड़े। इसमें जो सवाल है, इस देश के भीतर में कॉरपोरेट के हाथों में मौजूदा समय में इस देश का हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इस देश को चल रहा है, चाहे वो सड़क हो, रेल हो, वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, वह बंदरगाह हो या फिर हवाई अड्डा ही क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सारी चीजें कॉरपोरेट के पास है। इस देश की पॉलिसी क्या, रणनीति क्या होना चाहिए, ये सवाल होता है। कॉरपोरेट या प्राइवेट हाथ की बात हो, सरकार जिम्मेदार हो, इसका ये जो भी हो, अगर ये बात यहाँ पे खोल कर कहते हैं कि एफिशिएंसी कॉरपोरेट या प्राइवेट की, सरकार जब यहाँ पे कमजोर होती है तो सरकार अगर इस देश के भीतर की संपत्ति को, उन कौड़ियों के मॉल जब अगर कॉरपोरेट के हाथों में दे रही है तो क्या उसके व्हाइट पेपर बाहर निकलना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि आप संभाल नहीं सकते तो आप दे रहे हैं, उस हिस्से को कौन परखेगा? तो एक और सवाल कि जिन जिन कॉर्पोरेट को, कौड़ियों को मॉल इस देश की संपत्ति थमा दी गई, जिसने सरकार से ब्लैंक चेक या क्लीन चिट लेकर के इस देश के भीतर में अपने बिजनेस को, नेटवर्थ को इस तरीके से उछाला बढ़ाया कि इस देश से कहीं मैच ही नहीं करता। उनका नेटवर्क 100%, देश का नेटवर्क 10%, 90% का अंतर में अगर दोनों चल रहे हैं तो क्या इसको लेकर के, इस देश के भीतर की इकोनॉमी पॉलिसी को लेकर के सरकार को कोई बात सामने कहनी चाहिए इस देश के सामने? और अंतिम बातें का अगर जिक्र अगर करें, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो अगर 24 में सत्ता अगर बदल जाती है, पलट जाती है, तो क्या उसके बाद फाइल खुल जाएगी? अगर अपराध साबित हुआ, जांच प्रक्रिया पूरी होगी, तो क्या वह एक बड़ी लंबी प्रक्रिया बन जाएगी या फिर एक शॉर्ट टाइम में तय कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है, फाइल खुलता है, तो मौजूदा समय की नीतियां जो कटघरे में होगी सरकार की, उस समय की जो नीतियां, इकोनॉमी का जो ऑर्डर चल रहा है, जो अपने आप में डिसऑर्डर, वह परिस्थितियां कटघरे के अंदर होगी, अदालत में होगी। क्या उनको लेकर के कोई जांच उस समय में नए तरीके से शुरू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? लेकिन अभी के सच यह है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए यह बात खुले तौर पर अब उभर करके सामने आने लगी कि इस देश के भीतर की सत्ता के कॉरपोरेट के साथ जो अपनी आपसी गलवैयां है, उसका खुला लाभ जो है वो कैसे बिजनेस घरानों को मिल रहा है, कॉरपोरेट को मिल रहा है, वो करोड़ों में, हजारों करोड़ में कैसे नेटवर्क बढ़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे चाहे बिचौलिया हो या फिर ब्लैक मनी का हिस्सा इस समय में कैसे दौड़ता है देश के अंदर, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कोई यह सवाल नहीं उठाता है। लेकिन भारत देश की राजनीति के भीतर यह सवाल अब होने लगा है। जय हिंद।